हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। क्लास 11th अकाउंटेंसी के लिए ये वीडियो है। तो इस वीडियो में क्योंकि मैं पहला चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो हम सेकंड चैप्टर से इस वीडियो में कर रहे हैं। तो ये चैप्टर सेकंड है हमारा, और अगर एनसीईआरटी की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें जो शायद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हमने इन बेसिक टर्म्स को सीख लिया तो लगभग लगभग हम अकाउंट्स को बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो ये जितनी भी टर्म्स हैं ये आप लोगों के लिए शायद सबसे इम्पोर्टेंट है। जितना अच्छा आप इनको यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे, आप उतना ही इजीली हर टाइप के जितनी भी यूजेस इन सब टर्म की अकाउंट्स में आगे होने वाली है, आप उसको समझ पाओगे। तो इसलिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म इनको बोला गया है। तो अपना बेस अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो यहीं पर आप इन सब चीज का मीनिंग अच्छे ढंग से समझ लीजिए। तो ये वीडियो इसी से रिलेटेड है, और दो पार्ट में मैं ये वीडियो आपके सामने लाऊंगा। तो उन दोनों पार्ट्स के थ्रू आप इस पूरी जो टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो आप इजीली समझ जाएंगे, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि अकाउंट्स के लिए कौन सी टर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, उनका मीनिंग क्या होता है। तो शुरू करते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। जो मैंने आपको सामने बताया कि ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो इन इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना हमारे लिए शायद अकाउंट्स जब तक हम पढ़ेंगे जब तक के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चाहे हम सीए करें, सीएस करें, कहीं भी किसी भी लाइन में जाएं, वहाँ ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का मीनिंग समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इस मीनिंग के जितनी भी ये टर्म्स हैं जो हम यूज करेंगे आगे, इनका मीनिंग क्या है और कैसे हम इनको यूज करते हैं वो हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं पहली टर्म से। तो सबसे पहले हमें बिजनेस को ही समझना है, जिस बिजनेस को हम किस नाम से जानते हैं? एंटिटी के नाम से। एंटिटी मीन्स ए रियलिटी दैट हैज ए डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस थ्रू विच ए बिजनेस इज नोन। तो किसी भी बिजनेस को हम एंटिटी के नाम से जानते हैं। तो बिजनेस एंटिटी मीन ए स्पेसिफिकली आइडेंटिफिकेबल बिजनेस एंटरप्राइज। अब चाहे वो किस नाम से जानी जा रही हो, सुपर बाजार के नाम से, हायर ज्वेलरी के नाम से, आईटीसी लिमिटेड के नाम से। एंटिटी मीन्स ए बिजनेस जिसको हम आइडेंटिफाई कर पाए एक पर्टिकुलर नेम से, तो वो एंटिटी कहलाता है। तो एवरी काइंड ऑफ बिजनेस इज नोन एज एंटिटी। एंटिटी का मतलब वो एक इंडिविजुअल एंटिटी है जिसकी अपनी सेपरेट लीगल पोजीशन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। ऑनर अलग होता है। यहाँ आपको ये समझना है कि जो बिजनेस का ओनर है, जो इसको ऑक्युपाई करता है, उसका अपना एक अलग स्टेटस होता है। ठीक है, तो ओनर और बिजनेस को दोनों को आप अलग समझोगे, वो दोनों एक नहीं है। जब आप इस चीज को समझ पाएंगे तो आप अकाउंट्स का बेसिक नॉलेज को गेन कर पाएंगे। तो ये था एंटिटी। एंटिटी मीन्स ए बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट जो और इम्पोर्टेंट है, जो हम पूरे टॉपिक में पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर में आपने इस वर्ड को बार बार पढ़ा, ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन वो लेन देन है जो दो बिजनेस फर्म के बीच में हो सकता है, एक कस्टमर और एक बिजनेस फर्म के बीच में हो सकता है। तो एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटी। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो भी वैल्यू, वैल्यू का मतलब मनी, क्योंकि हम अकाउंट्स में हर चीज कौन सी रिकॉर्ड कर रहे हैं? जो किससे रिलेटेड है? मनी से। ठीक है, तो ऐसी कोई भी इवेंट जो वैल्यू इन्वॉल्व करता हो, मतलब कि मनी इन्वॉल्व करता हो, और जहां पर दो या दो से अधिक एंटिटीज हो, उसको हम ट्रांजेक्शन कह देते हैं। इट कैन बी, अब ये एग्जांपल है उसके, अगर कोई हमसे पूछे मीनिंग, तो यहाँ पर हो गया कि एक ट्रांजेक्शन क्या होती है। तो वो परचेज ऑफ गुड्स हो सकता है। तो गुड्स कौन परचेज करेगा? या तो मैं अगर ट्रेडर हूं तो मैं ट्रेडर के रूप में गुड्स परचेज कर सकता हूं। ठीक है, और अगर मैं फाइनल कंज्यूमर हूं तो मैं एक कस्टमर के रूप में भी गुड्स को परचेज कर सकता हूं। तो एक तो ये पार्टी है जो खरीद दी है, ये कौन सी पार्टी है? जो परचेज कर रही है। ठीक है, और दूसरी कौन सी पार्टी है? जो सेल कर रही है। ठीक है, तो एक सेलर होता है और एक परचेजर होता है। तो ये दो पार्टीज हैं जो बोला गया है कि कम से कम दो एंटिटी हों। तो सेलर जो सेल कर रहा है और परचेजर वो ट्रेडर भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है। तो ये परचेज ऑफ गुड्स में ये दो पार्टीज होती हैं जिनके बीच में वो ट्रांजेक्शन होती है।
रिसिप्ट ऑफ मनी, एक मनी देने वाला होगा और एक मनी रिसीव करने वाला होगा। पेमेंट टू क्रेडिटर, तो एक को पेमेंट मिल रही होगी, वो कौन होगा? क्रेडिटर। पढ़ेंगे क्रेडिटर क्या होता है आगे। और एक वो होगा जो उस क्रेडिटर को पेमेंट दे रहा होगा। ऐसे ही जब भी हम कोई एक्सपेंस इनकर करते हैं, पढ़ेंगे आगे एक्सपेंस का मीनिंग क्या होता है। अभी आप ये समझो कि इनकर करने का मतलब है कोई भी खर्चा करना, एक्सपेंस का मतलब अभी आप ये समझो कि खर्चा करना होता है। तो जो भी एक्सपेंस हम इनकर करते हैं तो हम क्या करते हैं, पैसे देते हैं और उसके बदले में कोई भी सर्विस लेते हैं या कोई भी प्रोडक्ट गुड्स लेते हैं। तो हर ट्रांजैक्शन में दो या दो से अधिक एंटिटीज होती हैं। तो इस तरीके से आप ट्रांजैक्शन को समझ सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि सबसे ज्यादा मिलती है आपको। ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ दो या दो से अधिक एंटिटी होना इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। तो ये दो बेसिक टर्म्स मैंने आपके सामने रख दी। अब जो ट्रांजैक्शन होती है वो होती है वो कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है। मतलब कि पैसे साथ के साथ भी दिए जा सकते हैं और पैसे बाद में भी दिए जा सकते हैं। तो उसको कहा जाता है कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो वो दोनों मिलेंगी आपको। चलते हैं अब नेक्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म पर। तो वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फिर वो आती है कैपिटल। ठीक है, ये वर्ड आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा जब भी आप अकाउंट्स पढ़ोगे। तो इस वर्ड का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। जैसे ट्रांजैक्शन है ऐसे ही कैपिटल है, क्योंकि कैपिटल क्या होती है? इट इज़ द अमाउंट विच इज़ इन्वेस्टेड बाय द ओनर। ये आपको अंडरलाइन करना है कि ये वो अमाउंट है जो किसने इन्वेस्ट किया है? ओनर ने। किसमें किया है? फर्म ने। फर्म को क्या कहा गया है यहाँ पर? बिजनेस। ठीक है, क्योंकि आप अकाउंट्स बिजनेस स्टडी में पढ़ेंगे कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक पार्टनरशिप फॉर्म होती है। यहाँ फर्म का मतलब बिजनेस है। तो ऐसा पैसा जो बिजनेस में मालिक ने लगाया है, ओनर ने लगाया है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? कैपिटल के नाम से। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एंटिटी जो होती है वो मालिक से अलग होती है। मतलब कि बिजनेस जो होता है वो सेपरेट है किससे? अपने ओनर से। ठीक है, सेपरेट है एंटिटी किससे? अपने ओनर से। तो ओनर वो व्यक्ति है जिसने पैसा बिजनेस में लगा रखा है। वो पैसा बिजनेस के लिए कैपिटल है। ठीक है, तो कैपिटल अपने आप में एक लाइबिलिटी है जो बिजनेस को ओनर को पे करनी है। ये आपको समझना है और इसको याद भी रखना है कि कैपिटल इज आल्सो ए लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, although it is the amount which is invested by the owner in the business। और देखें, इट मे बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब ये कैपिटल कैश के रूप में भी आ सकती है, वो किसी एसेट्स के रूप में भी आ सकती है कि उसने जो ओनर है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया उसने अपनी बिल्डिंग दे दी, उसके पास फर्नीचर अवेलेबल था, उसने वो फर्नीचर भी बिजनेस में यूज कर लिया। तो एवरीथिंग विच इज इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, अब वो कैश भी हो सकता है और कोई एसेट भी हो सकती है। तो ओनर जो भी बिजनेस में लगा रहा है वो सब उसकी कैपिटल है। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी के पास जो भी लगेगा वो उसकी कैपिटल कहलाएगी और कैपिटल एक ऑब्लिगेशन है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये भी क्लेम करेगी एसेट के ऊपर। पढ़ेंगे कि क्या होता है एसेट वगैरह। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि कैपिटल क्या होती है। वो अमाउंट है जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है और वो ऑल्सो बिजनेस की लाइबिलिटी है। वो कैश में भी हो सकती है और इन द फॉर्म ऑफ एनी एसेट। एसेट का मतलब फर्नीचर, बिल्डिंग, ये पढ़ेंगे कि क्या होता है एसेट। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि वो इस फॉर्म में भी हो सकता है। नेक्स्ट जो फिर इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि बिजनेस हम करते हैं तो सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल सेल क्या होती है? आप नॉर्मली जानते हैं बेचना सेल होता है। तो लगभग लगभग वही मीनिंग है, बस जब हम लिखते हैं तो थोड़ा सा बदल जाता है। सेल्स आर द टोटल रिवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू कस्टमर। गुड्स को बेचा जा रहा है और सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कोई इंश्योरेंस कंपनी है, क्या वो कोई वस्तु बेचती है? नहीं। ठीक है, पर फिर भी इंश्योरेंस कंपनी जब बीमा करती है, इंश्योरेंस करती है, तो वो क्या करती है? उसके अगेंस्ट कुछ पैसे लेते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उस सर्विस के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं? अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। हाँ, जब कोई पेन बेचता है, कोई लैपटॉप बेचता है, तो वो गुड्स कहलाती हैं। तो गुड्स को बेचा जाता है और सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है। तो टोटल रिवेन्यू जो गुड्स या सर्विसेज से हमें मिला हो इन द फॉर्म ऑफ सेलिंग दैट्स गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विस टू कस्टमर इज कॉल्ड सेल। सेल में भी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल। कैश सेल्स का मतलब जिसमें कैश साथ के साथ आ जाता है,
ठीक है, क्रेडिट सेल का मतलब जो मैंने उधार में माल बेच रखा है। तो ये सेल था, सेल का इतना ही मीनिंग समझना है। रेवेन्यू अभी मैं आपको समझाऊंगा कि रेवेन्यू क्या होता है, जो टोटल रेवेन्यू वर्ड वहां पर यूज हुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अभी जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म है वो फिर एक और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि एसेट क्या होती हैं। ये वर्ड अभी कई बार आ चुका है। अब तक जो हमने 4 बेसिक टर्म सीखी उसमें एसेट वर्ड कई बार यूज हुआ है, तो वो एसेट वर्ड ही हम पहले सीख लेते हैं, लाइबिलिटी समझ लेते हैं। अगर ये 2 वर्ड आपको समझ में आ गए तो मेरे हिसाब से 40% आपको अकाउंट्स आ गया। तो सबसे पहले एसेट का मीनिंग समझते हैं। तो एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइजेस का मतलब बिजनेस, दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म। तो ऐसी कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इकोनॉमिक का मतलब जहां पर मनी इन्वॉल्व है जिससे हमें पैसा मिल सकता है, तो ऐसी जितनी भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं बिजनेस के पास, जो उन्हें आगे पैसे कमाने में और उनको अगर हम बेचने लगे तो पैसा हमें मिल पाए, जिसको हम मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट कर सके, वो एसेट होती है। तो बेसिकली अगर मैं आपको समझाऊं तो एसेट का मीनिंग होता है वो ऐसी कोई भी चीज जो मेरे पास है और जिससे मुझे पैसा मिल सकता है, वो एसेट कहलाती है। देखो जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल दूं, कैश, तो वो तो खुद ही पैसा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली है मेरी एसेट है, क्योंकि ये इससे मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। मैं इसका यूज कर कर कहीं पर भी कुछ भी ले सकता हूँ, खरीद सकता हूँ, अपना खर्चा चला सकता हूँ, अपने जो उधार है उसको उतार सकता हूँ, तो ये मेरी एसेट है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ बिल्डिंग, देखिए बिल्डिंग का मतलब क्या है, वो बिल्डिंग जिसको मैं जब तक मेरा बिजनेस चल रहा है जब तक मैं इसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके यूज से मैं पैसा रिवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, रिवेन्यू का मतलब आप समझिए, आप इनकम के रूप में होता है। तो उस बिल्डिंग को यूज कर कर मैं रिवेन्यू कमा रहा हूँ। और इस बिल्डिंग का मैं इसमें एसेट की एक और जो इम्पोर्टेंट होती है टर्म, वो ये होती है कि इसका हम, ये रीअकरिंग नेचर की होती है, तो ये बार बार होती है। तो रिकरिंग नेचर की होती है ये, मतलब कि ये हम इसका यूज बार बार कर सकते हैं, ये एक बार में समाप्त नहीं होती, इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो उससे हम जो है बिल्डिंग, क्योंकि एक दिन में तो बेकार नहीं हो जाएगी। ठीक है, आप बिल्डिंग से नहीं समझ पा रहे तो फर्नीचर से समझ लीजिए। फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, ये सब एग्जाम्पल हैं एसेट के। ठीक है, तो मैंने कुछ नॉर्मल एग्जाम्पल दिए हैं जो अभी आप समझ पाओ। मशीन आप यूज करते हो गुड्स को बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए करते हैं ना हम। कोई भी मशीन हम किस लिए यूज कर रहे हैं बिजनेस में, कि हम उससे प्रोडक्शन करेंगे। तो क्या मशीन का एक बार यूज कर कर मशीन खराब हो जाएगी? नहीं, मशीन तो बार बार हमें यूज करेगी। तो एक तो इसका लॉन्ग टर्म होता है, जितनी भी एसेट होती है इनका जो ड्यूरेशन होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, दूसरा ये रीयूजेबल है, इनका हम दोबारा से यूज कर सकते हैं और इनसे हम रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे और ये सारे ऐसी चीज हैं, इनको ये खुद तो एक तो रेवेन्यू जनरेट करने का मतलब पैसा कमाना है, तो मॉनेटरी टर्म वैसे भी आ रही है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ये हो गई। साथ ही साथ जब मैं कभी इसको बेचूंगा तो भी मुझे पैसा मिलेगा। तो एसेट क्या है? जो मुझे कुछ देगी। तो आपको जो वर्ड याद रखने हैं वो यही याद रखने हैं। अगर आप इसको समझ पाए तो ये वो एक ऐसी चीज है जो मुझे कुछ ना कुछ देगी। ठीक है, इससे मुझे कुछ मिलेगा, मेरे पास से जाएगा कुछ नहीं, तो उसको मैं एसेट कहता हूं। तो ऐसी कोई भी चीज जो मुझे कुछ दे करंट में और फ्यूचर में, ठीक है, वो क्या कहलाती है? एसेट। दूसरा, ये कभी भी खत्म नहीं होती। कभी का मतलब है साथ के साथ, एक बार यूज करने पर खत्म नहीं होगी, ये रीयूजेबल है। इनका प्रयोग बार बार किया जाता है, लंबे समय के लिए किया जाता है, तो ये एसेट बनती हैं। सिर्फ कुछ देने से एसेट नहीं बन जाएंगी, इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज जो लंबे समय तक मुझे दे, अब वो और जिसको मैं बार बार यूज कर सकूं, वो मेरी एसेट होती है। मेरे हिसाब से अब आप कम से कम एसेट का मीनिंग तो समझ पाए होंगे। एक डेफिनेशन जो दी है फिनी एंड मिलर ने, तो फिनी एंड मिलर कहते हैं कि एसेट आर द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, वही भविष्य में की बात आ गई कि भविष्य में मुझे मॉनेटरी टर्म में इनसे बेनिफिट मिलेगा। द राइट ऑफ विच वर अक्वायर्ड, अधिकार कहाँ से आए मेरे? मैंने इनको खरीदा था, उस एसेट को, उस बिल्डिंग को, उस फर्नीचर को, उस मशीन को मैंने खरीदा हुआ है। ठीक है, और वो एक मेजरेबल है। मेजरेबल का मतलब उसकी वैल्यू की जा सकती है। अकाउंट्स में आपने पढ़ा है
क्या अकाउंट्स में सिर्फ वही टर्म या वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जिनकी अपनी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, जिनको हम मनी में रिप्रेजेंट कर सकें। तो उनकी मेजरेबल मनी कॉस्ट थी और वो एक ऐसा अधिकार है जो मैंने खरीदा है, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, मेरी एसेट कहलाती है। इकोनॉमिक बेनिफिट वो मुझे देंगे फ्यूचर में, मैं तो कहता हूँ करंट में भी देते हैं, ठीक है, तो वो एसेट कहलाती है। तो अब एसेट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो टाइप भी आपको समझने हैं क्योंकि भविष्य में हम हर जगह इनको यूज करेंगे, 12th में तो बहुत ज्यादा यूज है। तो एसेट पहले अगर बेसिकली इसको डिवाइड किया जाए तो दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक को हम नॉन करंट एसेट्स कहते हैं और एक को हम करंट एसेट्स कहते हैं। ये इनके मेन दो पार्ट हैं, मेन दो पार्ट्स में जिसमें पूरी एसेट डिवाइड है वो नॉन करंट और करंट है। नॉन करंट का मतलब जिसका जो टाइम पीरियड है, देखिए ये याद रखने की चीज है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, यहाँ टाइम पीरियड 1 ईयर से ऊपर होता है। अभी आप सिर्फ इतना समझिए, बाकी भी होते हैं और भी कुछ कंडीशन है, पर मैं अभी आपको इतना डीपली नहीं ले जाना चाहता। तो अभी सिर्फ आप इतना समझिए, जिसका टाइम पीरियड 1 ईयर से ज्यादा हो जाए, ठीक है, अब मैं कहूँ कि मोर देन 1 ईयर हो जाए, उनको हम नॉन करंट एसेट कहते हैं। और जिसका ड्यूरेशन विद इन 1 ईयर हो, ठीक है, विद इन 1 ईयर हो, उनको हम करंट एसेट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे जिसको मैंने किसी को माल उधार बेचा, कितने दिन के लिए बेच सकता हूं मैं, मैक्सिमम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए किसी को उधार दे दूंगा, तो वो मेरी करंट एसेट है। कैश, कैश मेरे पास रेडी है यूज करने के लिए, वो मेरी करंट एसेट है, ठीक है। इसके अलावा स्टॉक, ऐसा माल जो बिका नहीं अब तक, तो वो कितने दिन में बिक जाएगा, 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, मैक्सिमम मैं मानता हूँ नॉर्मल कंडीशन में मैं 1 साल में उसको बेच पाऊंगा, तो वो भी मेरी करंट एसेट है। पर मशीनरी वो 1 साल के लिए कभी नहीं खरीदी जाती, 5 साल, 10 साल, 15 साल, ये उनकी यूजफुल लाइफ होती है। बिल्डिंग, उसकी यूजफुल लाइफ और भी ज्यादा हो गई। फर्नीचर 5 साल के आसपास यूजफुल लाइफ होती है, तो 1 साल से ऊपर हो गया, सारी मेरी नॉन करंट एसेट्स है, ठीक है। अब इसमें कुछ सब डिवाइडेशन है, तो पहले नॉन करंट एसेट का डिवाइडेशन देख लें। फिक्स्ड एसेट्स, जो अभी मैं आपके सामने नाम रख रहा था, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब फिक्स्ड एसेट्स हैं। वो एक ड्यूरेशन ज्यादा है। फिक्स्ड एसेट्स के भी कुछ पार्ट हैं, अब वो मैं अभी आपको अगर बताऊं तो आप ये समझिए कि सबसे पहला जो आता है इसमें टेंजिबल आता है। टेंजिबल का जिसको मतलब जिसको देखा हो और छुआ जा सके, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, सब देखी भी जा सकती हैं, छुई भी जा सकती हैं। दूसरी फिक्स एसेट जो होती हैं वो इंटेंजिबल होती हैं। इंटेंजिबल का मतलब जिसको देखा और छुआ ना जा सकता हो, जैसे गुडविल, मेरी रेपुटेशन। तो मेरी रेपुटेशन आप देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो, ठीक है। मेरा बिजनेस 1 लाख का है, पर आज अगर मैं उसको बेचने चलता हूं तो मैं कहता हूं कि भाई मुझे 1.5 लाख में मैं बेचूंगा अपना बिजनेस, और लोग हंसी हंसी उसको खरीदने को तैयार हैं 1.5 लाख पे। तो 1 लाख के लिए मुझे 1.5 लाख क्यों दिया जा रहा है, मेरी रेपुटेशन की वजह से, दैट्स मीन्स मेरी गुडविल की वजह से। तो वो एक ऐसी चीज है जो देखी और छुई नहीं जा सकती, सिर्फ महसूस की जा सकती है। और भी होते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस होता है, ठीक है, टेंजिबल एसेट्स इन वर्क इन प्रोग्रेस, इनटेंजिबल एसेट्स जो होता है ये होती है। तो अभी उतना डीप में मत जाइए, अभी आप सिर्फ टेंजिबल, इंटेंजिबल और एक और होती है जिसको हम फिक्टिटियस कहते हैं। फिक्टिटियस का मतलब वो एसेट तो नहीं होती, पर मैंने उसको एसेट बना रखा है, ठीक है, तो कृत्रिम एसेट होती है वो। तो वो जब आगे आगे चलेंगे हम तो जब सीख लेंगे, अभी आप सिर्फ इतना ही समझिए। नेक्स्ट, अगर नॉन करंट एसेट्स की बात की जाए तो वो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। जब मैं बाहर पैसा इन्वेस्ट करूं बिजनेस का, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा बाहर लगाना। जैसे आप क्या करते हो, बैंक में पैसा जमा करा देते हो, फिक्स डिपॉजिट करा देते हो, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। बिजनेस क्या करता है, वो फिक्स डिपॉजिट पे ज्यादा विश्वास ना कर कर वो शेयर वगैरह खरीदने पर ज्यादा विश्वास करता है, ठीक है, तो वो अपना पैसा इन चीजों में लगाता है, ठीक है। तो जब वो शेयर में पैसा लगाएगा, तो वो अगर इन्वेस्टमेंट 1 साल से ऊपर है तो वो कहलाएगी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अगर वो 1 साल से कम है तो वो करंट इन्वेस्टमेंट कहलाएगी, वो हम यहाँ लिखेंगे बाद में। तो ऐसा पैसा जो मैंने बिजनेस का, जो मेरे पास एक्स्ट्रा था, या जो पैसा मैं अभी अपने बिजनेस में लगाने में इच्छुक ना होकर बाहर मुझे ज्यादा प्रॉफिट जो चांसेस दिख रहे हैं, तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और अगर उसका ड्यूरेशन 1 साल से ऊपर हो जाए तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बन जाती है। नेक्स्ट, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो अभी तो मैं इसको आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, अभी तो आप सिर्फ ये समझिए कि ये होती है। इसमें क्या होता है, दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक एक्चुअल टैक्स होता है और एक इनकम टैक्स का टैक्स होता है।
तो जब इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है तो वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहलाती है या डेफर्ड टैक्स एसेट कहलाती है। तो अभी मैं इसको डीपली नहीं बताऊंगा, अभी आप सिर्फ ये टर्म के रूप में सीखिए। 12th में भी आपके कोर्स में ज़्यादा नहीं है, बहुत कम इसका मीनिंग ही आपको बताया गया है, तो अभी आपके लिए इसका कोई यूज़ नहीं है, बस मैंने क्योंकि एक पार्ट होता है इसलिए मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। तो आप नाम से ही समझ रहे हैं कि आपने लोन दे रखा है, यहाँ पर ये समझना कि एसेट है, इसका मतलब है आपने लोन दे रखा है, आपने ले नहीं रखा, लेने का मतलब तो आपको देना पड़ेगा ना, तो वो लायबिलिटी बन जाएगी। अभी तो आपको कुछ मिलना है, मिलेगा कब, जब आप लोन दोगे। तो जब मैं लंबे समय के लिए मतलब कि 1 साल से ऊपर के लिए पैसा किन्हीं को भी, चाहे वो किसी बिजनेस को दे रहा हूँ या किसी और को दे रहा हूँ, तो जब मैं वो, या हो सकता है मैंने ओनर को ही पैसा दे रखा हो, तो ऐसा कोई भी अमाउंट जो मैंने लोन के रूप में या एडवांस के रूप में किसी को दे रखा है 1 साल से ऊपर, तो वो नॉन करंट एसेट्स कहलाता है। अब अदर नॉन करंट एसेट्स, तो ये अभी बस आप मीनिंग समझिए कि जो इनमें नहीं आया और वो एसेट है तो वो यहाँ आ जाती है। आगे इनके एग्जाम्पल आपको मिलेंगे तो मैं अभी आपको बताऊंगा तो आप उतना डीपली समझ नहीं पाएंगे, तो अभी के लिए टॉपिक मैं सिर्फ इतना ही यहीं पर रखना चाहता हूँ। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब जो आता है वो करंट की आती है, यहीं तक पार्ट था मेरा नॉन करंट का। इससे आगे अब जो आएगा वो करंट जो एसेट है उनका आएगा। तो जैसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थी, अब करंट इन्वेस्टमेंट आ गई जिसका ड्यूरेशन क्या है, 1 साल से कम। ऐसे ही इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक होता है, आप इसको इस नाम से जानिए स्टॉक। स्टॉक का मतलब वो पार्ट आपके माल का जो बिका नहीं है उसको हम स्टॉक कह देते हैं या इन्वेंट्री कह देते हैं। तो ये भी आपको कुछ देगा और जल्दी देगा क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर बिक जाएगा, तो इसलिए इसको भी क्या कहा गया है, करंट एसेट कहा गया है। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, जो यहाँ आप लंबे समय के लिए दे रहे थे, अगर आप छोटे समय के लिए देते हैं तो वो करंट एसेट कहलाती है। अदर करंट एसेट जो इनमें ना आए वो अदर करंट एसेट्स में चली जाती हैं। और एक होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कैश तो अपने बार। कैश इक्विवेलेंट का मतलब जिसको हम बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सके, तो इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो मार्केटेबल सिक्योरिटी है। कैश इक्विवेलेंट का जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी में शेयर भी आते हैं, तो ऐसे शेयर, क्योंकि शेयर को हम आज की डेट में साथ के साथ बेच सकते हैं, तो ऐसी कोई भी सिक्योरिटी जिसको मैं साथ के साथ बेच के कैश में कन्वर्ट कर लूँ वो मार्केटेबल सिक्योरिटी कहलाती है। तो ये थी एसेट और एसेट के टाइप्स। अब हम लाइबिलिटी पर चलते हैं क्योंकि लाइबिलिटी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज और रहेगी, ट्रेड रिसीवेबल, तो अभी उसको भी बता देता हूँ। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है कि जब आप उधार में माल बेचो, जिनमें हम डेटर्स को भी शामिल करते हैं। आगे बढ़ाऊंगा कि डेटर्स क्या होते हैं, वो मैं व्यक्ति जिनको मैंने उधार में माल बेच रखा है, जो मैं बनाता हूं या मैं जो बेचता हूं, अगर मैं उधार में बेचूं तो वो ट्रेड रिसीवेबल कहलाते हैं। ठीक है, दो चीजें होंगी इसमें, डेटर्स होंगे और बिल रिसीवेबल होंगे। तो ये दोनों ही चीजें हम बाद में बताएंगे आपको। अभी आपसे इतना समझिए कि ट्रेड रिसीवेबल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमसे उधार में माल खरीद रखा है। नेक्स्ट पर चलते हैं और लाइबिलिटी को समझते हैं कि लाइबिलिटी क्या होती है। बिल्कुल इसी तरीके से लाइबिलिटी होती है, तो ये भी टर्म आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है समझना। तो यहाँ समझिए कि ये आपको देना है, तो यहाँ आपका उत्तरदायित्व बनता है, आपको पैसा देना है। तो जब आपका उत्तरदायित्व हो चुकाने का, ठीक है, पे करने का जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो अगर आपको पे करना हो तो वो आपकी लाइबिलिटी होती है। तो ये सबसे पहला मीनिंग तो यही है इसका। लाइबिलिटी आर द ऑब्लिगेशन या उत्तरदायित्व जो भी है, या डेप्ट कह लो, डेप्ट का मतलब भी जो मेरे ऊपर उधार है, इसका मतलब उधार होता है। तो ऐसा कोई भी अमाउंट जो मेरे ऊपर या तो ऑब्लिगेशन हो या डेप्ट हो, दैट एन एंटरप्राइजेस हैज टू पे, वर्ड आ गया ना पे, तो ये लाइबिलिटी का मतलब जो मुझे पे करना है, एसेट का मतलब जो मुझे मिलेगा। ये बेसिक डिफरेंस है, पहले आपको ये समझना है। ठीक है, तो एट सम टाइम इन द फ्यूचर, फ्यूचर में जब भी मुझे कुछ देना पड़े तो वो मेरी क्या है, लाइबिलिटी है। ठीक है, तो अभी देखेंगे हम लाइबिलिटीज के भी एसेट की तरह ही टाइप्स होते हैं। तो लाइबिलिटीज में भी दो ही होंगी, नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, दो ही टाइप होती हैं, जैसे वहां थी वैसे ही यहाँ पर भी है। एक टाइप और होती है पर वो नॉन करंट में ही मानी जाती है, लाइक जिसको हम कैपिटल कहते हैं, तो वो नॉन करंट का ही पार्ट होती है, तो इसको यहीं पर इंक्लूड करते हैं हम। ठीक है, वैसे वो ओनर फंड और बोरोड फंड में जाता है, बट अभी आप ये समझिए कि दो बेसिक यही दो बाइफर्केशन है। नॉन करंट लाइबिलिटी जो 1 साल से ऊपर हो, फिर यहाँ पर टाइम पीरियड क्या होगा, मोर देन 1 ईयर। ठीक है,
तो सबसे पहले मेरे लिए ये जरूरी है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कोई भी ऐसा उधार जो मेरे पास 1 साल से ऊपर का है, वो मेरी नॉन करंट लायबिलिटी है। डेफर्ड टैक्स एसेट जैसे वहां था वैसे ही यहाँ है, तो इसको ज्यादा आपको समझना नहीं है, बस पता होना चाहिए कि ये भी एक लायबिलिटी होती है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ठीक है, जो इसमें ना आई हो। अब इसके अंदर क्या क्या आता है अगर आप मुझसे पूछो, तो इसके अंदर डिबेंचर आते हैं। डिबेंचर का मतलब ऋण पत्र, जिनसे आपने उधार लिया है उनको आपने लिखित में एक डॉक्यूमेंट दे रखा है, उसको डिबेंचर कहते हैं। ठीक है, डिबेंचर आता है, बैंक से लोन लेना आता है, तो ये सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। तो ऐसी जो बोरोइंग जो इसमें ना आई हो वो अदर में चली जाती है। एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन मिलेंगे, तो प्रोविजन का भी आपको मीनिंग अभी मैं डीपली नहीं बता सकता, पूरा एक चैप्टर है, तो उससे मैं आपके सामने रखा जाएगा। बस प्रोविजन में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अलग निकाल कर रख देते हैं, तो उनको हम प्रोविजन कहते हैं। अगर ऐसे प्रोविजन हम 1 साल से ज़्यादा के लिए बनाएं तो वो नॉन करंट लायबिलिटी हो जाती है, और अगर 1 साल से कम के लिए बनाएं तो वो करंट लायबिलिटी हो जाती है। कैपिटल भी इसी का पार्ट होती है, ये आपको याद रखना है, इसका नहीं, प्रोविजन का नहीं, नॉन करंट लायबिलिटी। अब अगर करंट लायबिलिटी की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग यहाँ आएगी, तो जब 1 साल से कम के लिए अगर मैं उधार लूं, ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइम होगा वो 1 साल से कम होगा, तो वो क्या कहलाती है, करंट लायबिलिटी कहलाती है। तो उसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग आती है। ट्रेड पेबल आता है, जैसे वहां ट्रेड रिसीवेबल था, यहाँ पर ट्रेड पेबल है। मैंने उधार में माल खरीद रखा है और उसके पैसे मुझे 1 साल के अंदर देने हैं, तो वो करंट लायबिलिटी होगी। अदर करंट लायबिलिटी जो इनमें ना आए वो अदर करंट लायबिलिटी हो जाती है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जो प्रोविजन यहाँ है, अगर वो 1 साल से ऊपर है तो यहाँ है, अगर वो 1 साल के अंदर अंदर मुझे उनको यूज करना है उस प्रोविजन को, तो वो कहलाता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, तो जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन हर साल लगता है तो इसलिए उसको यूज कर लेते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स के लिए पैसा अलग से निकाल के रख रखा है, टैक्स हर साल देना होता है, तो ये सब एग्जांपल हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन के। लॉन्ग टर्म प्रोविजन होते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, तो जब डिबेंचर कभी रिडीम करेंगे, जब वो देना होगा, तो ऐसा कोई भी प्रोविजन जो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बनाया है, ठीक है, या कह सकते हैं हम कि एक होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन प्रोविजन या रिजर्व कह लो, तो वो जो ऐसी लाइबिलिटी जिसका समय 1 साल से ऊपर हो, वो चला जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये डीपली हम आगे बताएंगे, शायद अभी एग्जाम्पल भी गलत हो जाए, तो उनके एग्जाम्पल जब ही देंगे जब उस टॉपिक पे होंगे। अभी आप ये समझिए कि प्रोविजन प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो मैंने प्रॉफिट में से अलग रख दिया है किसी एक लाइबिलिटी को पे करने के लिए। वो लाइबिलिटी नॉन भी हो सकती है कि मुझे पता हो, और अननोन भी हो सकती है कि जिसका मुझे ना पता हो। तो अगर वो 1 साल से कम में यूज होनी हो तो वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन कहलाती है, और अगर 1 साल से ऊपर के लिए यूज होनी हो तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन कहलाती है। तो ये हमारी लाइबिलिटीज थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो रिवेन्यू आता है। जैसे आपने पढ़ा था सेल्स वाले में, तो रिवेन्यू क्या होता है, रिवेन्यू का मीनिंग आपको जानना जरूरी है। तो रिवेन्यू इज द अमाउंट अर्नड, जो मैंने कमाया है, एक एंटरप्राइजेस ने या एक बिजनेस ने किस फॉर्म में कमाया है। जैसे सेल्स रिवेन्यू मतलब कि सेल कर कर, तो रिसीव अगेंस्ट सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट और सर्विस रेंडर टू इट्स कस्टमर। तो जब मैं या तो कोई अपना माल बेच रहा हूँ या अपनी सर्विस दे रहा हूँ और उसके बदले में वो कस्टमर मुझे जो पे कर रहा है वो मेरा रिवेन्यू है। ऐसे ही अदर रिवेन्यूज जो सेल से ना आते हों, तो कमीशन अगर आप ले रहे हो, इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है, ठीक है, डिविडेंड आपको मिल रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो उस पर डिविडेंड भी आएगा, और रॉयल्टीज आप रिसीव कर रहे हो, रेंट आप रिसीव कर रहे हो, तो ये जब पैसा आपके पास आए तो वो कहलाता है रिवेन्यू। तो रिवेन्यू सेल से भी हो सकता है और इन सब चीजों से भी हो सकता है। तो रिवेन्यू एक तरीके से आपकी इनकम है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। रिवेन्यू इज आल्सो कॉल्ड इनकम, मैं आपको बता ही चुका हूं। अब एक्सपेंस पर आते हैं जिसके बिल्कुल उल्टा होगा। कोस्ट इनकर्ड बाय एजेंट्स, तो एक तो कोस्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इनकर्ड का मतलब मैंने वो लिया किया है, दिया है उसके बदले में। तो कोस्ट इनकर्ड बाय ए बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, ये इनकम कमाने के लिए जो भी आपको एक खर्चा लागत आई आपकी, वो आपका एक्सपेंस कहलाता है। यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि इसका ड्यूरेशन जो है वो लेस देन 1 ईयर होना चाहिए। दूसरा, ये एक बार नॉन रीयूजेबल नहीं होता,
ये क्या हो जाता है, एक बार यूज करने पर खत्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। एक्सपेंस का मतलब जैसे सैलरी, सैलरी क्या है आप समझो एक चीज, सैलरी आप अपने एम्प्लॉइज को दे रहे हो, एम्प्लॉइज ने उस महीने मेरे लिए काम किया, मैंने उसके बदले में उनको सैलरी दे दी, तो क्या वो अगले महीने मेरे लिए बिना फ्री में काम कर देंगे? नहीं। तो सैलरी क्या हुई, सैलरी रिवेन्यू, एम्प्लॉय ने मेरे लिए रिवेन्यू जनरेट किया होगा, पर पक्की बात है उन्होंने मेरे लिए इनकम को जनरेट किया होगा, काम किया, जब तो उनको पैसे दे रहा हूँ मैं सैलरी। दैट्स मीन्स एम्प्लॉय ने मेरे लिए रिवेन्यू तो कमाया और मैंने उसके अगेंस्ट में सैलरी दे दी, पर सैलरी हर महीने देनी पड़ेगी, तो ये रीयूजेबल नहीं होते, ये आपको समझना है। इनका जो नेचर है वो रीअकरिंग नहीं होता, एक बार होने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। तो इसका जो है जैसे ही हम इसका यूज करते हैं ये उसी समय खत्म हो जाते हैं, ये आपको समझना है। तो ये रीयूजेबल नहीं होते, इनका रीयूज नहीं होता। ठीक है। कॉस्ट, अब ये वर्ड बहुत जरूरी था, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेंस क्या होता है, कॉस्ट क्या होती है, इसलिए मैंने कॉस्ट का मीनिंग आपके सामने रखा है। कॉस्ट इज द मॉनेटरी मेजर, मेजरमेंट किस में होगी, कैश में ही, दैट हैज बीन गिवन अप इन ऑर्डर टू बाय एन एसेट। एसेट का मतलब जो भी आप, क्या एसेट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ ना, एसेट से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, तो ऐसी कोई भी चीज जिससे आपको कुछ मिलना हो, भाई ये भी तो एम्प्लॉय भी तो मेरी एसेट है, तो इनको अपने से अपने लिए काम कराने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉस्ट इनकर कर रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ इनको सैलरी के रूप में। ठीक है, तो सैलरी देने के अगेंस्ट में मुझे ये एसेट मिली है जिसका मैं यूज कर रहा हूँ, तो वो कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, तो कॉस्ट, अब जैसे एक प्रोडक्ट है, कोई एक प्रोडक्ट है, या तो मैं बना रहा हूँ और बनाने पर उसकी मेरी कॉस्ट आ रही है 5 रुपए, तो ये 5 रुपए उस प्रोडक्ट को पाने के लिए मैं पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये उसकी कॉस्ट है। और अगर ये मैंने बना बनाया खरीदा है और 7 रुपए में खरीदा है, तो ये भी उस प्रोडक्ट की क्या है, कॉस्ट। कॉस्ट क्या है, एक मॉनेटरी मेजर है जो एक एसेट को परचेज करने के लिए आप लोगों ने दिया है। तो एक्सपेंस क्या है फिर, एक्सपेंस इज ए कॉस्ट, यही कॉस्ट दैट हैज एक्सपायर्ड और बीन टेकन अप by activities that help generate revenue। तो ऐसी कोई भी चीज, जैसे सैलरी को एक्सपेंस कहा गया है, ये कॉस्ट नहीं होती, एग्जाम्पल जरूर मैंने आपको दिया था, पर सैलरी एक्सपेंस इसीलिए है क्योंकि ये साथ के साथ एक्सपायर्ड हो जाएगी। ठीक है, जबकि वो प्रोडक्ट जो है, जो कॉस्ट है, उससे जो भी चीज मैंने अभी ली है या जो जिस चीज पर वो खर्चा किया है वो अभी मेरे पास से गई नहीं है, उसको मैंने अभी बेचा नहीं है, उसका मैंने अभी यूज नहीं किया, तो वो कॉस्ट कहलाती है। तो जो ऐसा एक्सपेंस जो एक्सपायर्ड हो जाए, ऐसी कोई लागत, कॉस्ट इसमें भी है देखिए, ऐसी कोई भी कॉस्ट जो एक्सपायर्ड हो जाए जिसको मैंने यूज कर लिया हो रेवेन्यू को कमाने के लिए, वो क्या कहलाता है, एक्सपेंस कहलाता है। तो ये आपको समझना है, वहां पर आपने अभी उस प्रोडक्ट को पाया है पैसे देकर। ठीक है, तो जितना पैसा उस प्रोडक्ट को पाने पे आया वो उसकी कॉस्ट है, और जब आपने कोई ऐसी सर्विस यूज कर ली, खत्म हो गई, तो जो लागत उस पर आई वो क्या कहलाती है, एक्सपेंस कहलाती है। तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो कॉस्ट आएगी आएगी उसमें, बट सारी कॉस्ट जो है वो एक्सपेंस नहीं हो सकते। तो एवरी एक्सपेंस हैज ए कॉस्ट, बट एवरी कॉस्ट डज नॉट कॉल्ड एक्सपेंसेस, ये आपको समझना है। तो हर कॉस्ट एक्सपेंस नहीं होती, पर हर एक्सपेंस की कॉस्ट जरूर होगी। तो ये बेसिक डिफरेंस था इसमें जो मेरे को आपको समझाना था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब एक्सपेंडिचर वर्ड आता है, देखिए एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको समझना है। तो स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग ए लाइबिलिटी, या तो पैसा आपने खर्च कर दिया या वो पैसा आपको देना है, इसलिए वो लिखा है इनकरिंग ए लाइबिलिटी फॉर सम बेनिफिट, जो भी मुझे कुछ लाभ मिलने वाला है सर्विस से और प्रॉपर्टी से, रिसीव्ड इज कॉल्ड ए एक्सपेंडिचर। तो कोई भी एक्सपेंसेस या तो मैंने किसी एक बेनिफिट को पाने के लिए या किसी सर्विस पाने के लिए खर्च किया है, या पैसा मुझे देना है, तो वो एक्सपेंडिचर है। या कोई प्रॉपर्टी मैंने खरीदी, जैसे मैंने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग को खरीदने के लिए भी तो मैंने पैसा ही दिया होगा ना, पैसा तो खर्च किया होगा या पैसा देना होगा,
तो अगर मैं कोई प्रॉपर्टी या कोई एसेट भी खरीदता हूं तो उसको देने के लिए भी जो मैं खर्च कर रहा हूं वो मेरा एक्सपेंडिचर होता है। तो एक्सपेंडिचर दोनों प्रकार के होते हैं। तो वो दो प्रकार क्या है? पहली प्रकार जो है हमारी वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिसको दूसरे नाम से हम एक्सपेंस के नाम से भी जानते हैं, जो अभी हम पीछे पढ़कर आए। तो रिवेन्यू वो एक्सपेंस होता है जो साथ के साथ एक्सपायर्ड हो जाता है यूज करते ही, तो रीयूजेबल नहीं है, और इसको हमने रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए खर्च किया है। ठीक है, तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है, जिसका दूसरा नाम एक्सपेंस भी है। तो इफ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज एग्जॉस्टेड, एक्सपायर्ड हो जाए विद इन ए ईयर, इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, या उसको हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे गुड्स को परचेज करना, वेजेस को देना, रेंट को देना, सैलरी को देना, ये आउटस्टैंडिंग भी हो, मतलब कि इनका पैसा मैंने ना दिया हो तो भी ये एक्सपेंस ही है। ठीक है, क्योंकि ये किस लिए खर्च किए हैं? रेवेन्यू को कमाने के लिए। तो रेवेन्यू को कमाने के लिए ऐसा कोई भी खर्चा जो एग्जॉस्ट हो जाए, जिसका यूज पूरा हो जाए, वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसका एग्जांपल मैंने बिल्डिंग का दिया था। तो इफ द बेनिफिट ऑफ एन एक्सपेंडिचर लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर, क्योंकि बिल्डिंग खरीदी है तो 1 साल में तो खत्म नहीं हो जाएगी, वो तो कई साल चलेगी, तो उसका बेनिफिट मुझे कई साल तक मिलेगा। तो ऐसी कोई भी एक खर्चा या ऐसा कोई भी पैसा जो मैंने खर्च किया है, दिया है किसी ऐसी वस्तु को खरीदने के लिए या किसी ऐसी एसेट को खरीदने के लिए जिसका उपयोग मैं 1 साल से ज्यादा करूंगा, तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, और उसको हम एसेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंस और एसेट दोनों ही एक्सपेंडिचर हैं। एक को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है, एक को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। एग्जाम्पल वही मशीनरी परचेज या फर्नीचर परचेज, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब इसी के अगेंस्ट में आती है रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब जो पैसा आपको रिसीव हुआ, द अमाउंट विच यू रिसीव्ड और रिसीवेबल, या आपको मिलना है अगर आपने उधार में दिया है। सेलिंग ऑफ एसेट, या तो किसी एसेट को आपने बेचा होगा या किसी गुड्स को बेचा होगा या कोई सर्विस दी होगी, तो उसके अगेंस्ट जो भी पैसा आपको मिलेगा वो आपकी रिसिप्ट कहलाएगी। तो रिसिप्ट भी दो प्रकार की हो गई, एक कैपिटल रिसिप्ट और एक रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ये दोनों अब क्या होती हैं? तो सबसे पहले कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का टाइम एक साल से ऊपर होगा। तो अमाउंट विच इज रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एन एंटरप्राइजेस बाय वे ऑफ कैपिटल के रूप में उनको ओनर ने पैसा दिया हो, तो ओनर क्या 1 साल से पहले पहले उस पैसे को वापस निकाल लेगा? नहीं। तो वो क्या हो गया? कैपिटल रिसिप्ट। हाँ, आपने क्या किया हो, कोई डिबेंचर इशू कर दिया हो, डिबेंचर का मतलब ऋण पत्र है जिसका समय 1 साल से ज्यादा हो। आपने शेयर इशू कर दिया हो, शेयर का मतलब भी कैपिटल ही होती है। ठीक है, तो ये कंपनी के लिए चलती है, ये बाकी जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए चलती है। या आपने लोन लिया हो, चाहे वो बैंक से लिया हो चाहे पब्लिक से लिया हो, तो ऐसा कोई भी पैसा जिसका समय 1 साल से ज्यादा हो, जो 1 साल से ऊपर हो, वो आपका कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ अगर आप कोई एसेट बेच रहे हो, जैसे आपने फर्नीचर या बिल्डिंग बेचा, तो वो बार बार नहीं बेचोगे। बिल्डिंग क्या आप रोज रोज खरीदते हो? नहीं। तो इसका मतलब कि आप रोज रोज बेचते हो? नहीं। अगर आप उसको रोज रोज बेचने लग जाओगे तो वो तो आप फिर का रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा, वो तो आपका बिजनेस हो जाएगा। आपका बिजनेस फर्नीचर बेचना और बिल्डिंग बेचना नहीं है। जिनका बिजनेस फर्नीचर और बिल्डिंग बेचना होगा उनका ये रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। बट अगर मेरा बिजनेस कंप्यूटर का है और उसके बाद मेरा फर्नीचर 5 साल यूज करने के बाद मैं उसको बेच रहा हूं, तो ऐसा जो भी पैसा मुझे उसको बेचने से मिला वो मेरी कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी। तो फिर रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट होता है द अमाउंट विच इज रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय ए बिजनेस ऑन रीअकरिंग बेसिक, मतलब कि बार बार आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे आप गुड्स को जब बेचोगे जब पैसा मिलेगा, सर्विस जब दोगे जब पैसा मिलेगा, कमीशन जब भी काम करोगे कमीशन मिलेगी, रेंट जब भी आपका ड्यू होगा मिलेगा, डिविडेंड आपको साल में कम से कम एक बार मिलता ही मिलता है, एक इससे ज्यादा भी मिल जाता है। तो इसका नेचर रीअकरिंग होता है, इसका समय 1 साल से कम होता है। तो ऐसा कोई भी पैसा जो आपको बार बार मिल रहा हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? आपका रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है। इसी को हम इनकम के नाम से भी जानते हैं। ये इनकम नहीं होती, इस बात को आपको याद रखना। ये था हमारा टॉपिक। यहां पर ये टॉपिक समाप्त होता है आपके लिए। और मेरे हिसाब से आपने इस वीडियो में जो भी मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, आप अगर उसको ढंग से पढ़ेंगे, ढंग से समझेंगे, तो आप
जितने भी आगे हम अकाउंट्स में जो भी चीज करेंगे 11th में एंड 12th में, आप उनको इजीली हैंडल कर लेंगे, क्योंकि आपको अगर ये बेसिक टर्म्स समझ में आ गई तो आप लगभग लगभग हर टॉपिक को बहुत इजीली समझ लेंगे। तो ये वीडियो इसीलिए बनाई गई थी सो दैट आप अकाउंट्स की बेसिक नॉलेज को, जो बेसिक कंसेप्ट हैं, टर्म्स हैं, जो मैं हम पूरे इस आगे जब तक हम अकाउंट्स अपने कैरियर में पढ़ेंगे, जब तक हम इन टर्म्स को अगर अच्छी तरह से समझ पाए तो हम इनसे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन आएंगे, जितने भी कंसेप्ट आएंगे, उन सबको बहुत इजीली समझ लेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर अभी भी आपको इनको नहीं समझ में आया तो आप एक बार रिवाइंड करके देखिएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। अभी के लिए वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू।